कि जमी पे घर बनाए हैं पर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाए हैं पर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं, कि अनेकता में एकता ही हमारे भारत देश की शान है। अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। मेरा कि अनेकता में एकता ही हमारे भारत देश की शान है। अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। मेरा हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो में और आज हम लोग जानेंगे कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, तो मैं बता दूं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज हमारे नागरिकों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाते थे, बहुत ज्यादा हमारे देश के लोगों को सताते थे और अंत में जाके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो ही गया, क्योंकि उसके पहले हमारा 200 साल, लगभग 200 साल तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जिसमें अंग्रेज क्या करते थे, हमारे लोगों पे कोड़े बरसाते थे, बहुत ज्यादा जुल्म ढाते थे, समझ रहे ना। क्योंकि हमारे देश के लोग जितने भी उत्पादन करते थे उनके तीसरा हिस्सा क्या करते थे, मतलब 4 हिस्से में 3 हिस्से अंग्रेज ले लिया करते थे और उसके बदले पैसे भी बहुत कम दिया करते थे। हमारे अंग्रेज से हमारे देश के लोग बहुत तंगी आ गए थे, क्योंकि 200 साल कम नहीं होता है, इतने दिन तक हमारा भारत देश गुलाम रहा है अंग्रेजों का और उसके बाद से जाके हमको आजादी मिली है। और यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली, इस आजादी को दिलाने में बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बहुत सारे देश के वीर जवानों ने अपने आप के प्राण त्याग दिए, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, तब जाके हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। मैं बता दूं कि वह खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वह खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं, वतन पे मरकर वतन के लिए अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं उन वतन पे मिटने वालों की, जिनके वजह से आप चैन की सांस ले पाते हैं। देखिए, आप चैन की सांस ले पाते हैं, कैसे चैन की सांस ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीर जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और बहुत सारे वीर जवानों ने हमारे देश के प्रति अपने आप को कुर्बान किया, तब जाके देश हमारा क्या हुआ, आजाद हुआ। क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हमारे नागरिक ऐसे आजादी की तरह नहीं जीते थे। कुछ भी बोलने से पहले सोचते थे। अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था, उसके प्रति कोड़े बरसाए जाते थे। हमारे देश के लोग समझ जाओ कि मतलब ऐसे जीते थे ना कि मैं बता नहीं सकता हूं, इतने ज्यादा हुकुम चलाया करते थे अंग्रेजी शासन। मतलब हमारे देश के लोग जो है ना, एक नहीं होता है जिंदगी जीना, घर में बंद होकर एक जिंदगी जीना, वैसा जिंदगी जिया करते थे हमारे देश के लोग। लेकिन अंत में जाके हमारे बहुत सारे वीर जवान, जैसे में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इन सभी ने मिलकर हमारे देश को क्या किया, आजाद किया। तो मैं कहना चाहूंगा, और इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदू ही हमारे देश को आजाद कराए थे। हमारे देश को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भाग लिए थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अनेकता में एकता ही हमारे भारत देश की शान है। अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। मेरा कि जमी पे घर बनाए हैं पर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाए हैं पर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश क्यों महान है, क्योंकि हमारे देश में बहुत जो जाति के, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, वो भी कैसे एकता के साथ रहते हैं और भाई बंधु के साथ रहते हैं, और सब लोग मिलजुल के हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा मदद किया था। तब जाके हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। मैं कहना चाहूंगा, गर्व से कहना चाहिए कि हम भारत में हैं, और भारत ऐसा देश है जहां पे ऋषि मुनियों ने क्या लिया था, जन्म लिया था। और हमारा भारत देश आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। और मैं बता दूं कि भारत देश जो है 1600 ईस्वी के पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं बता दूं कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी उत्पादन होता था, उसके 1/4 हिस्सा हमारे भारत देश में हुआ करता था, और बहुत सारे कीमती चीजें हमारे भारत देश में थी। इसीलिए हमारे देश को 1600 ईस्वी के पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारे भारत देश को चलाने वाले कौन थे, मुगल साम्राज्य, जिसके राजा कौन थे, अकबर थे, जो कि हमारे देश को क्या करते थे, चलाते थे। लेकिन जब ब्रिटेन में गृह युद्ध जुड़ा हुआ था, गृह युद्ध जब चल रहा था, उस समय पुर्तगाल और स्पेन हमारे ब्रिटेन से बहुत आगे बढ़ रहे थे। उसी समय एक ब्रिटिश का व्यापारी समुद्री यात्रा करते हुए भारत के बारे में जाना
कि भारत इतना ज्यादा समृद्धिशील देश है, तो उन्होंने क्या किया, व्यापारी ने 1600 ईस्वी में 200 व्यापारियों के साथ इंडिया में आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करता है, स्थापना करता है। उस समय तक अकबर की मृत्यु हो गई होती है और उनके शासन कौन चलाते हैं, उनके लड़के जहांगीर चलाते हैं। 1608 ईस्वी की बात है कि जब ये मग्न रहते हैं, दिल्ली में अपना शासन चलाते रहते हैं, तभी विलियमसन हॉकिंग नामक एक व्यापारी जो कि ब्रिटिश सरकार का रहने वाला था, वो समुद्री यात्रा करके गुजरात के सूरत में पहुंच जाता है और पहुंचने के पश्चात अपनी कंपनियों को बढ़ाने के लिए जहांगीर के पास बहुत सारे तोहफे को लेके जाता है और बोलता है कि हमको इजाजत दीजिए ताकि हम भारत में व्यापार कर पाए, भारत को आगे बढ़ाएं। तो जहांगीर उसके पुरस्कार को ठुकरा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप भारत में व्यापार नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन बार बार विलियमसन हॉकिंग ने बार बार कीमती चीजों को लेके जहांगीर के पास जाता था और बोलता था कि हमको इजाजत दीजिए ताकि हम भारत देश में क्या कर पाए, अपना बिजनेस को बढ़ा पाए। अंत में जहांगीर ने उसको इजाजत दे देते हैं कि जाओ अपना रोजगार क्या करो, भारत में बढ़ाओ। तो विलियमसन हॉकिंग क्या करता है, पटना में, चेन्नई में, सूरत में, मुंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा देता है और उसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है और रोजगार देने के पश्चात उसको अच्छे लोगों को अच्छे सैलरी दी जाती है, जिसके कारण ब्रिटिश व्यापारियों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ते जाता है और भारत के भी व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और अच्छा खासा पैसा भारत के लोग भी कमाने लगते हैं उस कंपनी से जुड़ के। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता गया और जब 1686 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने सोचा कि हमारा तो व्यापार लगातार बढ़ते जाता है, बढ़ रहा है, उनको लालच आ गया। वो सोचा क्यों ना हम भारत को कब्जा करके अपना बना लें, क्योंकि भारत दूसरे का है ना। तो उन लोगों ने सोचा कि भारत को हम गुलाम बना लेते हैं। उसके लिए 1686 ईस्वी में ब्रिटिश का जितने भी व्यापारी थे उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया मुगल साम्राज्य पे। लेकिन हुआ उसका परिणाम क्या कि मुगल साम्राज्य ने वो ब्रिटिश को हरा दिया। ब्रिटिश को क्या कर दिया, जितने भी ब्रिटिश सैनिक आए हुए थे उनको क्या कर दिया, मार के हरा दिया। तो इन लोगों ने, ब्रिटिश व्यापारियों ने समझ गया कि हम अगर लड़ाई करेंगे तो मुगल साम्राज्य से जीत तो सकते नहीं। तो उन्होंने क्या कर लिया, अंत में जाके जहांगीर की मृत्यु हो गया था। उस समय राजा बन गए थे औरंगजेब से आके अंत में क्या करता है, मुगल साम्राज्य का जितने भी व्यापारी रहता है आके माफी मांगता है और बोलता है कि हमको इजाजत दीजिए ताकि भारत देश को हम क्या कर पाए, आगे हम विकसित करें, हम ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। औरंगजेब इजाजत दे देता है कि जाइए, माफ कर देता है और बोलता है कि ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, अपना व्यापार बढ़ाइए। अंत में क्या सोचता है लोग कि ब्रिटिश का जितने भी व्यापारी रहते हैं वो सोचते हैं क्या कि हम भारत देश को तो ऐसे मुगल साम्राज्य को हरा तो सकते नहीं, कुछ कूटनीति अपनाते हैं और इसको क्या करते हैं, अपना बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद से भारत में उन्होंने एक बुद्धि अपनाया, फूट डालो और राज करो। लोगों को फूट डालना शुरू कर दिया। जो भी एक बढ़िया व्यक्ति रहता था, लोगों में हर व्यक्ति में फूट डालना शुरू किया। फूट डालने के पश्चात हुआ क्या कि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुआ तो उसके बाद से जो मुगल बादशाह आया वो कमजोर पड़ गए और अंत में जाके उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश वाले ने लोगों में फूट डालना शुरू कर दिया। अगर कोई फूट डाल दिया, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको कोड़े बरसाए जाते थे, पिटाई किया जाता था, बहुत सारे कोड़े मारते थे। 200 साल तक जुल्म ढाया है हमारे देश के लोगों पे। अगर उसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति कोई आवाज उठा दिया तो लोगों को बहुत सारा पिटाइयां होती थी, उन लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती थी। इसलिए कोई आवाज उठाता नहीं था, कोई आवाज नहीं उठाता था। और अंत में जाके मुगल साम्राज्य को उन्होंने पराजित कर दिया और देश को अपना बना लिया और देश को कब्जा कर लिया। कौन? ब्रिटिश व्यापारियों ने, ब्रिटिश के लोगों ने हमारे देश को क्या कर लिया, हमारे देश पे कब्जा बना लिया। और कब्जा बनाने के पश्चात हमारे देश में जितने भी कीमती चीजें हैं धीरे धीरे वो शोषित करने लगा और धीरे शोषित करते करते हमारे भारत देश को खोखला बना दिया लोग। और भारत देश जब हमारा खोखला बन गया तो और लोगों पे इतना ज्यादा जुल्म ढाते थे ना कि लोगों से बर्दाश्त होना बंद हो गया था। लोग कितना बर्दाश्त करते। तो बहुत सारे हमारे नेताओं ने, बहुत सारे वीर जवानों ने सोचा कि नहीं, हमारे देश को आजाद कराना ही पड़ेगा। कितने दिन तक हम लोग ऐसे जीते रहेंगे? तभी जाके बहुत सारे हमारे वीर जवानों ने क्या किया, ये ठाना कि हमको देश को क्या कराना है, आजाद कराना है। जिसमें बहुत सारे, जैसे में खुदीराम बोस 15 साल की उम्र में 15 कोड़ा खाया था बेचारा। 15 साल की उम्र में 15 कोड़ा खाया था। कौन? खुदीराम बोस। भगत सिंह, मैं भगत सिंह की बात कर लो, 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया था। बताइए, ऐसे ऐसे वीर जवान हैं हमारे, ऐसे ऐसे वीर जवानों ने अपने बलिदान देकर हमारे देश को क्या कराया था, आजाद कराया था।
ऐसे करते करते अंग्रेज हमारे देश पे एकदम कब्जा बना लिए थे, और कब्जा बनाने के पश्चात जो भी उत्पादन होता था उसके 3 हिस्सा ले लेता था लोग। जैसे में जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में जब भारत लौटे, तो भारत लौटने के पश्चात 1917 ईस्वी में उन्होंने क्या देखा कि चंपारण में नील की खेती की जाती थी, और नील की खेती होने के पश्चात हमारे देश में क्या होता था, जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे उस नील की खेती को, जो नील उगता था उसको बहुत कम दामों में खरीदते थे, जिसकी वजह से किसान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह एक चलाया था गांधी जी 1917 ईस्वी में, जिसमें क्या बताया गया था कि नील की खेती जो की जा रही है उसमें बढ़िया पैसा दे के खरीदना पड़ेगा, अन्यथा नील की खेती नहीं होगी। तब जाके ब्रिटिश व्यापारियों ने क्या किया था, मूल्य बढ़ाया था नील की खेती के। और उसके बाद में खेड़ा में मैं बता दूं, गुजरात के खेड़ा में क्या हुआ था, जो कि खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था 1918 ईस्वी में। क्या हुआ था, गुजरात के खेड़ा में हुआ था कि बाढ़ और सुखाड़ आने की वजह से लोग खेती नहीं कर पाए थे, और जो ब्रिटिश ने कर्ज दिया था उसकी वजह से जो खेड़ा के लोग थे उनको बंदी बना लिया था ब्रिटिश व्यापारियों ने, और बंदी बना के उसको क्या करता था, पिटाई करता था और बोलता कि इन लोगों का कर्ज माफ नहीं होगा, इन लोगों को माफ नहीं किया जा सकता जब तक ये जमा नहीं करेगा पैसा जितने भी लिया है। तो खेड़ा सत्याग्रह हमारे गांधी जी ने चलाया था, जिसमें हमारे लोगों को क्या कह दिया गया था, फिर से छुड़ाया गया। और उसके बाद से 1920 ईस्वी में गांधी जी देखे कि ऐसे कैसे चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा, तो हमारे गांधी जी सोचे क्या, गांधी जी ने सोचा कि हमारे देश के लोगों के प्रति, हमारे लोगों से काम करा के ब्रिटिश व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अगर ब्रिटिश का जितना भी सामान है उसको बहिष्कार कर दें, उसको हटा दें, उसका यूज नहीं करें, अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करें, तो हो सकता है कि भारत को छोड़ के अंग्रेज क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसीलिए 1920 ईस्वी में गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसका उनका मकसद एक ही था असहयोग आंदोलन का, कि अंग्रेजों का कोई भी सामान यूज नहीं करना है और अंग्रेजों के प्रति आवाज उठाना है, अंग्रेजों के सामान को बहिष्कार करना है, अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है, अंग्रेजों के कंपनी में काम नहीं करना है। गांधी जी चलाए थे 1920 ईस्वी में। लेकिन उसी समय का एक होनहार लड़का था जिसका नाम था कौन, भगत सिंह। मैं भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूं, फिर गांधी जी पे आऊंगा। भगत सिंह मैं बता दूं कि लगभग 12-14 साल का रहा होगा, तो जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें वो जाकर पहुंच गया था। जालियांवाला हत्याकांड जहां हुआ था वो 40 किलोमीटर पैदल चल के गया था, जालियांवाला बाग जहां हत्याकांड हुआ था, और वहां पे जाता और जितने भी हिंदुस्तान के लोग मरे थे वहां से क्या करता है, एक बोतल में जितने भी खून गिरे थे बोतल में खून भर के लाता है, और खून भर के लाता है, घर पे मायूस रहता है। उसकी बहन पूछती है क्या हुआ, भगत सिंह बोलते हैं कि ये जो है ना खून, हमारे देश के एक एक जो लहू बहा है ना हमारे देश के लोगों के, मैं इसका बदला लूंगा और जो मारा है उसको मारूंगा और देश को आजाद करा के रहूंगा। भगत सिंह ऐसे ठान लेते हैं, बताओ 12-14 साल का लड़का ऐसे मन में ठान लेता है कि देश को आजाद कराना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से उसके मन में एक आक्रोश आ गया था। उसके बाद 1922 ईस्वी की बात है, जब चौरी चौरा कांड हुआ था, गोरखपुर के पास है चौरी चौरा कांड जो गांव है, वहीं पे चौरा चौरी कांड जो हुआ था उसमें जो भगत सिंह ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जहां पे अंग्रेजी कपड़ा बिक रहे थे, अंग्रेजी दारू बिक रहा था, वहां पे आवाज उठाना शुरू कर दिया कि अंग्रेजी सामान कोई नहीं खरीदेगा, अंग्रेजी कपड़ा कोई नहीं खरीदेगा, अंग्रेजी शराब कोई नहीं खरीदेगा। इससे क्या होता है कि जो भी वहां पे ब्रिटिश का व्यापारी रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे थाना रहता है, वहां पे तुरंत पुलिस से बोल देते हैं, गुप्तेश्वर नामक एक पुलिस रहता है, वहां के व्यापारी जाके बोलते हैं कि तुरंत इनको हटाओ, नहीं तो हमारा कपड़ा बिकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमारा शराब बिकना क्या हो जाएगा, बंद। तब गुप्तेश्वर नामक पुलिस क्या करता है, वहां से पुलिस निकलते हैं और तुरंत फायरिंग करना शुरू कर देते ऊपर में, बोलते हैं कि तुम लोग चले जाओ नहीं तो गोली चला देंगे। लेकिन फिर भी भगत सिंह के सेना लोग जाता नहीं है, बार बार बोलते हैं, तभी पुलिस वाला बार बार बोलता है कि चले जाओ नहीं तो गोली चला देंगे। लेकिन भगत सिंह वहां से भगते नहीं है, और नहीं भगत सिंह के साथ जो रहने वाला कोई भगता है। और अंत में क्या है, पुलिस वाला क्या करता है, 2-3 गोली मार देता है 2-3 लोगों को, और उसके बाद पीछे फिर 40-50 फायरिंग फिर करता है ऊपर में, और बोलता है कि चले जाओ नहीं तो फिर मार दूंगा, और अंत में फिर 2-3 लोगों को गोली मार देता है। और ऐसा करने से उसके पास गोली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है गुप्तेश्वर नामक पुलिस के पास। और उसके बाद से ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास गोली खत्म है, तुरंत आक्रमण कर देता है और पुलिस वाले को लगभग 70-80 पुलिस को मार देता है, थाना को जला देते हैं। और उसके बाद से गांधी जी एकदम क्या करते हैं, आक्रोश हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने
सत्यवादी थी, नरम दल के नेता थे। कौन? गांधी जी। वो चाहते थे कि आराम से अगर हमारा काम हो जाएगा तो झगड़ा करने की कोई जरूरत है हो। गांधी जी नहीं चाहते थे कि झगड़ा हो, इसीलिए सहयोग आंदोलन चलाए थे कि सहयोग मत करो अंग्रेजों का, अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन जब ये चौरी चौरा कांड हुआ ना, जो कि भगत सिंह किए थे, उसके बाद से गांधी जी बोले कि हम शामिल नहीं होंगे, वो हट जाए। वो तुरंत वापस ले लिया सहयोग आंदोलन को, और उसी समय से दो दल बना एक, और उसके बाद से हमारे देश में दो दल के नेता बना, एक गरम दल और एक नरम दल। जो कि नरम दल के नेता गांधी जी बने और गरम दल का नेता कौन बना? भगत सिंह। 1922 ईस्वी में बट गया दल। गांधी जी बोले कि हम नहीं चलेंगे असहयोग आंदोलन, वापस ले लिए। शायद अगर असहयोग आंदोलन अगर नहीं लिए होते ना गांधी जी वापस, तो देश हमारा पहले ही आजाद हो गया होता। 1947 के पहले हमारा देश आजाद हो गया होता। लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन को पीछे खींच लेते, क्योंकि उसमें सारा लोग भारत के देश सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को। लेकिन गांधी जी वापस ले लिए, बोले कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम लोगों ने क्यों पुलिस थाने को जला दिया, क्यों पुलिस वाले को मार दिया, गांधी जी बोल रहे थे। उसके बाद से दो दल बट गया था, एक गरम दल एक नरम दल। और उसके बाद से क्या हुआ था? काकोरी कांड, काकोरी हत्याकांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ यह था कि बहुत सारे लोगों को लेकर उसमें लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय और भगत सिंह, जो कि लाला लाजपत राय थे नरम दल के और भगत सिंह थे गरम दल के। तो 1925 ईस्वी में हुआ ये कि काकोरी जब काकोरी कांड हुआ, तो काकोरी कांड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, लाला लाजपत राय भगत सिंह मिलकर बहुत सारे इन लोगों ने बुद्धि अपनाया कि हम लोग एक प्रदर्शन करेंगे, और उस प्रदर्शन में क्या होगा, उस प्रदर्शन में क्या किया जाएगा कि अंग्रेजी सामानों को नहीं खरीदना है, अंग्रेजी सामानों को नहीं खरीदना है। और ऐसे जाके उन्होंने क्या किया, लाहौर में अपना एकदम संशोधन करना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, आक्रोश लाना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों सामानों को हम नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज जो है हम देश से भगाना है, हम लोग अंग्रेजों को भगाएंगे, अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसा करने से यह हुआ कि वहां पे इन लोगों के पास कोई सामान तो था नहीं, ये डंडा उंडा कुछ नहीं लेके गए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय बोले थे कि हम लोग को कुछ डंडा लाठी कुछ नहीं ले चलना है, बस शरीर से हम लोग को आवाज निकालना है कि अंग्रेजी सामान नहीं खरीदना है। इसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश से जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। और डंडा बरसाया किस पे? लाला लाजपत राय को इतना ज्यादा मार दिया लोग कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। कौन? लाला लाजपत राय। और अंत में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय की जब मौत हो जाती है तो यहां पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आक्रोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, लाला लाजपत राय का जो हम लोग बदला लेंगे, जो भी इजाजत दिया था लाला लाजपत राय को मारने का, मैं उसका बदला लेके रहूंगा। और उसके बाद से लोग ठान लेते हैं कि जो क्या आदेश दिया उसको हमको मार देना है तो मार देना है, मार देना है तो मार देना है। और अंत में क्या करते हैं काकोरी कांड में? अंत में उल्लू क्या करता है, जो आज इजाजत दिया होता है, सैंडर्स ब्रिटिश का रहने वाला था, जो कि इजाजत दिया होता है कि लाला लाजपत राय को मार दो, उसको अंत में गोली मार देता है लोग। और गोली मारने के पश्चात इसका 3-4 गो दोस्त पकड़े जाता है, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल और असदुल्ला खान, और इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल को और किसको? असदुल्ला खान को। और यहां पे फांसी पे लटकने के लिए जाते हैं तो वहीं पे बोलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, आने दो वक्त आने दो, अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। और यहीं पे उन्होंने कहा था, और यही बात भगत सिंह को पकड़ लिया, और भगत सिंह ने सोच लिया कि नहीं, हम अपने देश को आजाद करा के रहेंगे। जब राम प्रसाद बिस्मिल और असदुल्ला खान को फांसी दिया गया तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था क्या, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। मतलब वो बोलना चाहते थे कि अब देख लेंगे कि अंग्रेजों के बाहों में जितना दम है कि हमारे गर्दन में फांसी पर लटक जाने की। क्या बताया, बोलते थे अभी बताया क्या हमारे दिल में है। भगत सिंह ठान हर जगह जहां जाते थे ना, झूम के नाचते थे भगत सिंह के हमारे देश को आजाद करा ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, देश को आजाद कराना है तो कराना है, ये मन में ठान के चलते थे भगत सिंह। और अंत में जाके 1931 ईस्वी में भगत सिंह को भी फांसी लगती है, जो कि 24 मार्च को फांसी लगने वाली है, 24 मार्च को फांसी लगने वाली थी।
1931 ईस्वी में 24 मार्च को फांसी लगने वाली थी, लेकिन पूरे भारत में इतना ज्यादा प्रचार हो गया कि उनकी फांसी लगने वाली है। तो क्या हुआ, पूरे जितने भी ब्रिटिश पुलिस थे वो घबरा गए, कहीं कहीं हो सकता है कि पूरा भीड़ ना उमड़ जाए, इसीलिए 23 मार्च को ही उनको फांसी देने के लिए बुला दिया गया और उनसे आखिरी इच्छा पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी फांसी दी जाती तो पूछी जाती आखिरी इच्छा क्या है। तो उनसे पूछा गया आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने एक बात बोला कि लेनिन का बुक पढ़ना चाहते हैं। लेनिन का पूरा बुक क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा संपर्क जो था ना, उनका लेनिन और कार्ल मार्क्स का उनका बड़ा संपर्क, उनका बड़ा प्रिय था, उन लोगों को बड़ा बुक पढ़ता था। कौन, भगत सिंह। और अंत में उनको फांसी लगती है। और मैं बता दूं, उसके बाद से उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया। और गांधी जी के मैं बारे में बात बता दूं, असहयोग आंदोलन के बाद से चलाया था 1930 ईस्वी में कौन सा क्रांति चलाया था, स्वयं अवज्ञा आंदोलन चलाया था, जिसमें लोगों को आक्रोश कराया गया था कि लोग चलो लड़ो, लड़ोगे नहीं तो फिर जीतो कैसे। और क्या बोलते हैं, सभी अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में जो चला था, उससे लोगों में आक्रोश आया कि देश को आजाद करा देना है। और उसके बाद से दलित आंदोलन गांधी जी चलाए थे 1933 ईस्वी में। और इस 33 ईस्वी में जितना छुआछूत का बीमारी था ना, हमारे भारत देश से हटा दिया गया। 1933 ईस्वी में दलित आंदोलन चलाया गया था, जिसमें हमारे भारत के देश में जितने भी छुआछूत था कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, सबका ये सब छुआछूत खत्म हो गया 1933 ईस्वी में। फिर लोगों में आक्रोश आया कि हम एक हैं और एक मिलजुल के जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमको आजादी मिलने वाली नहीं है। और अंत में जाके गांधी जी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से बोला भारत छोड़ो और लोगों को बोला कि करो नहीं तो मरो। 1942 ईस्वी में गांधी जी नारा दे दिए, करो नहीं तो मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन का चलाया नारा, जिसमें अंग्रेजों को बोला कि भारत से भाग जाओ और लोगों को बोला कि करो नहीं तो मरो। आप जब तक करोगे नहीं तो फिर जीना क्या है, हराम है। बोला गया ना, जैसे हम जिंदगी उस समय जीते थे हमारे भारत के देश के लोग, नागरिक के लोग, जीना था भाई, जीना था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिसमें लोगों को बोला ऐसे मर ही रहे हैं और खून देके कम से कम 2-4 लोग मार के मरो तो तुम फिर अच्छी बात है, ऐसे मर ही रहे हो, अगर आवाज उठाते हो तो तुमको ऐसे भी अंग्रेज मार देंगे। तो इससे अच्छा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर लोगों में आक्रोश है कि नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा और हमारे देश को आजाद कराने पड़ेगा। कब तक हम ऐसे जुल्म सहते रहेंगे? तब जाके हमारे भारत देश के बहुत सारे नेताओं ने लड़ा और हमारे अंत में जाके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद करा ही दिया। और उसी के उपलक्ष्य में हर साल 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और अपने देश के प्रति भावुक रहते हैं। बोला गया है ना, हम अपनी आजादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आजादी को ऐसे नहीं मिटने देंगे। आजादी मिली है तो उसके प्रति देशभक्ति हर किसी के सामने होना चाहिए, हर लोगों में देशभक्ति होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन सारे लोग अच्छे तरह से देशभक्ति निभाएं और जितने भी हमारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पे खड़े हुए हैं उनको अच्छे तरह से नमन करें और उनके बुलंदियों को बढ़ाएं। और देश के प्रति आपकी भी भक्ति होनी चाहिए ताकि हम देश को कैसे भी करके आगे बढ़ाएं। आपका मकसद बनता है कि आप देश को आगे बढ़ाओ और देश को आगे लेके जाओ, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि देश को ऊंचा से ऊंचा दर्जा दे। हमारा देश भारत महान बने, वैसे ही फिर से सोने की चिड़िया कहलाए और बनेगा तब जब आप भी प्रयास करेंगे और आपके अंदर भी देशभक्ति होगी, अन्यथा ऐसे थोड़े बनेगा। तो आप भी देश प्रति मनाइए और 15 अगस्त के दिन आप भी भागीदार लीजिए और देशभक्ति के बाद देशभक्ति के प्रति अपना प्यार बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद।